हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। हेलो बच्चों, आप सब देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट एंड क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मनोज पांडे और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट की केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की। ठीक है, तो फटाफट बिना और कुछ बातें किए हुए आइए शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को। तो सबसे पहली चीज हम यहां देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन है क्या, और फिर टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं मेरा नया चैनल है और इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नए सीक्वेंस में, एक नए पैटर्न में और बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको चैप्टर के अलग अलग टॉपिक मिलते रहें और आप अच्छे से पढ़ते रहें। तो बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, चलिए तो केमिकल रिएक्शन को देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन है क्या। तो बहुत ही सिंपल डिफिनेशन यहां लिखी हुई है। बहुत सारे डिफिनेशन है, ठीक है, लेकिन एक बहुत सिंपल डिफिनेशन लिखी हुई है जो आप समझते हैं वही डिफिनेशन है। देखते हैं, ऐसी प्रक्रिया जिसमें परमाणुओं के मध्य बंध के बनने अथवा टूटने से नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। यानी कि जो एटम होते हैं, परमाणु होते हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग या तो बने या अगर कहीं वो बॉन्ड बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, वो ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो उससे जो नया प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट की प्रोसेस को ही, या उस प्रोडक्ट के बनने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन था। अब जैसे भाई हर जगह हम प्रैक्टिकल कर नहीं सकते हैं, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं, केमिकल नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे चारों ओर वातावरण में बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं, ऐसे परिवर्तन होते हैं, ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो हम अपनी आंखों से देखते रहते हैं। आइए उन्हीं कुछ एग्जाम्पल को लेकर के मैं आपको बताता हूं कि कहां कहां केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक बात है, तो चलिए सबसे पहली चीज आप देखें, जैसे दूध का फटना है, नहीं लगभग लोग देखे होंगे इस चीज को। दूध का फट जाना यानी कि जब रूम टेम्परेचर क्या हो जाता है, थोड़ा हाई हो जाता है, यानी कि गर्मियों के दिन में अगर आप कमरे में दूध को खुला छोड़ दें तो दूध क्या होता है? फट जाता है, यानी कि उसमें रिएक्शन हो जाता है। दूसरी चीज आप देखें, हम जो श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद में हमें एनर्जी मिलती है। कभी कभी आप देखें ज्यादा थक जाते हैं तो आप ज्यादा जोर जोर से सांस लेने लगते हैं। इसका मतलब क्या है कि थकने पर एनर्जी की कमी हो जाती है, और जब हम श्वसन दर को, ब्रीथिंग को थोड़ा फास्ट करते हैं तो वो और ज्यादा एनर्जी का फॉर्मेशन करने लगता है। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मेशन भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन ही है। ठीक है, इसके बाद में डाइजेशन है। हम सब देखते हैं कि जो हम डाइट लेते हैं, फूड लेते हैं, भोजन करते हैं, उसका भी पचना हमारी बॉडी में, वो भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। और कुछ चीज मैं आपको बता दूं, रंग का परिवर्तन है। कोई ऐसी बहुत सारी चीजें हम देखते हैं जहां कलर क्या होते हैं? चेंज हो जाया करते हैं। तो कलर का चेंज हो जाना भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। कलर का चेंज हो जाना, जैसे आप देखो लोहे को, देखो क्या होता है, नया लोहा थोड़ा चमकदार होता है, लेकिन जब उस पे जंग लग जाती है तब वो भूरे रंग का हो जाता है। ठीक है, तो ये कलर का परिवर्तन हो गया। इसके बाद में ताप का भी परिवर्तन है। ताप भी चेंज हो जाता है। कभी कभी किसी अपक्रिया को करवाने के लिए टेम्परेचर देना पड़ता है, टेम्परेचर लेना पड़ता है। ठीक है, तो टेम्परेचर में भी चेंजेस, जैसे एक रिएक्शन मैं आपको बता दूं, जब आप क्या करते हैं कि चूना जब आप पानी में डालते हैं, चूने को जब आप पानी में डालते हैं तो देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, जबकि हम उसको हीट नहीं करते हैं, वो जनरली हीट हो जाता है अपने आप। तो टेम्परेचर में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। वो भी क्या है?
केमिकल रिएक्शन है। अगली चीज अवस्था परिवर्तन है। ठीक बात है, अवस्था परिवर्तन, तो किसी चीज की अगर अवस्था परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, तो वो भी केमिकल रिएक्शन है। कैसे? देखिए कि जैसे कोई चीज लिक्विड है, सॉलिड बन जाए। ठीक बात है, सॉलिड है लिक्विड बन जाए, तो लिक्विड बनना, सॉलिड बनना या गैस का बनना, ये सब किस पर डिपेंड करता है? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस पर या इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग पर। आई बात ना समझ में? यानी कि दो अणुओं के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, वो बॉन्डिंग ही तय करती है कि ये मैटर लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है। तो इन तीनों कंडीशन में चेंज हो जाना भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो ये देखिए कितनी चीजें हमने देख लिया। दूध का फटना, श्वसन, पाचन, रंग का परिवर्तन, ये सारी चीजें आपको केमिकल रिएक्शन में मिलेंगी और ये हम देखते भी हैं। और बता दें, यहां एक चीज और आप देखें, कहीं कहीं हमको गैस निकलती हुई भी मिल जाती है, यानी कि गैस का उत्सर्जन। ठीक है, इटीसी ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि बहुत सारे रिएक्शन हम देख सकते हैं। चलिए, तो अब हम अगला टॉपिक चर्चा करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को हम लिखते कैसे हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को लिखना, राइटिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमको जानना है। अगर बिल्कुल बेस से आप स्टार्ट करते हो, आप केमिकल रिएक्शन लिखना नहीं जानते हो, तब भी आप केमिकल रिएक्शन लिखना जान जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहली चीज, इसमें हम क्या लिखेंगे? बायां पक्ष, ठीक, और दायां पक्ष। ये रासायनिक अपक्रिया का एक टाइटल मैं आपको बता रहा हूं और कितने रूप में लिखा जाता है वो इसके बाद में। ठीक है, और बीच में एक एरो लगाते हैं जिसको गिब्स बोला जाता है। ठीक है, बायां पक्ष जो होता है वो हमारा अभिकारक कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिकारक। और जो दायां पक्ष होता है वो हमारा उत्पाद कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको रिएक्टेंट बोलते हैं और उत्पाद को प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट एक भी नंबर में हो सकते हैं, दो की नंबर में भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। प्रोडक्ट भी 1, 2, 3, 4 जितने भी नंबर में हो लिख सकते हैं। तो पहली चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो उसके जो लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में हम रिएक्टेंट लिखते हैं, यानी कि जो चीज ले करके हम रिएक्शन करवा रहे हैं। बात आ गई ना समझ में? जैसे कि मान लो कि आपको कार्बन के साथ में ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाना है या कोयले को जलाना है या कार्बन को जलाना है। तो कार्बन को हम जला रहे हैं, तो जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अब कार्बन ऑक्सीजन जल गया तो जलने के बाद में बनेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन और ऑक्सीजन ये हमारे रिएक्टेंट हैं, अभिकारक हैं। इनको हम कहां लिखेंगे? बाएं पक्ष में लिखेंगे। और CO2 हमारा प्रोडक्ट है, उत्पाद है, इसको हम कहां लिखेंगे? दाएं पक्ष में लिखेंगे। ठीक बात है, तो इस तरीके से रिएक्शन को लिखा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हमें उत्प्रेरक लेना पड़ जाता है, टेम्परेचर देना पड़ जाता है, तो जो कुछ भी करना होता है उसको हम कहां लिख देते हैं? तीर के ऊपर। टेम्परेचर को लिख देते हैं, उत्प्रेरक को लिख देते हैं, कैटालिसिस जिसको बोला जाता है, सिंपल शॉर्ट में कैट लिख दिया जाता है, बिल्ली नहीं है, समझ लीजिएगा ये। ठीक है, कभी कभी डाइल्यूट लिख दिया जाता है, दिल नहीं है, डाइल्यूट है। ओके, ठीक है, या कंसंट्रेट। तो जो जिसकी प्रेजेंटेशन में कभी कभी रिएक्शन हम लेते हैं तो उसको हम इस गिब्स के ऊपर नीचे लिख सकते हैं, टेम्परेचर को भी लिख सकते हैं और सारी चीजें।
तो ये एक तरीका था रासायनिक अपक्रिया को लिखने का, लेकिन किन किन रूपों में लिखा जाता है चलिए उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को निम्न दो रूपों में लिखा जाता है। कौन कौन से रूपों में? एक है शब्द रूप और एक है प्रतीक रूप, यानी कि एक बाय वर्ड और एक बाय सिंबल। दो तरीके से लिख सकते हैं, वर्डों के द्वारा भी लिख सकते हैं, सिंबल के द्वारा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यही रिएक्शन जो अभी हमने ऊपर लिखा है, इसको अगर हम शब्द रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज कार्बन प्लस दिस इज ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, ऑक्सीजन बीच में। अब क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब देखें, एक तो हमने शब्द रूप में लिख दिया, अब इसी को हम प्रतीक रूप में लिखेंगे जो यहां लिखा हुआ है। चलिए इसी को लिखते हैं इधर प्रतीक रूप में। CO2। ठीक है, अब देखिए दो रूप दोनों आपके सामने लिखे हैं, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? तो ये बहुत क्लियर चीज यहां है कि इंपॉर्टेंट वही है हमारे लिए जिसको हम जानते हैं कि रेशियो कितना है, अनुपात कितना है। क्योंकि जब आप कोई भी कंपाउंड बनाते हैं या कोई भी मैटर बनाते हैं तो आपको एक चीज बहुत बेसिक क्लासों से आपको पढ़ाया गया होगा कि अनुपात क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। जब भी हम दो तत्व या चार तत्व या यौगिक को या मेटल को किसी को भी लेते हैं तो उनका अनुपात क्लियर होना चाहिए। अगर उनका अनुपात बैलेंस में नहीं है तो हमारे पदार्थ नए नहीं बनेंगे या कुछ और बन जाएगा, जो बनाना चाहते हैं वो नहीं बनेगा। तो अब अनुपात कहां निश्चित है? कार्बन कितनी संख्या दिख रही है? यहां कुछ नहीं दिख रहा हमको। ऑक्सीजन का कोई नंबर नहीं दिख रहा। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी यूनिट बन रही है? कोई नंबर नहीं दिख रहा। यहां देखें तो यहां कार्बन की संख्या है, कितना कार्बन है? एक कार्बन। ऑक्सीजन की संख्या है कितना? एक। ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड भी कितना बन रहा है? एक यूनिट बन रहा है। तो अनुपात जो है वो प्रतीक रूप में हमको मिल जाता है, लेकिन शब्द रूप में अनुपात का सही ज्ञान हमें नहीं मिल पाता है। ठीक है, इसलिए यह प्रक्रिया या यह रूप ज्यादा सार्थक नहीं है समीकरण को लिखने के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि सार्थक रूप कौन सा है, कौन सा सुटेबल फॉर्म है इक्वेशन को लिखने का, तो आप बताएंगे प्रतीक रूप या बाई सिंबल। ठीक है, ओके। चलिए और एक एग्जांपल मैं लेके आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए आप मैग्नीशियम ले रहे हैं और मैग्नीशियम का रिएक्शन भी आप किसके साथ करवा रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ। तो मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे। मैं थोड़ा तीर यहां नीचे बना दूं, स्पेस कम है। तो ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। यहां अगर देखें मैग्नीशियम लिया हमने और ऑक्सीजन लिया। ऑक्सीजन को हमेशा O2 के नंबर में लिखा जाता है। जहां सिंगल ऑक्सीजन होता है उसको चाइल्ड ऑक्सीजन बोलते हैं, नवजात ऑक्सीजन, लेकिन उसकी चर्चा जब होगी तब आपको बताया जाएगा। ठीक है, MgO2। अब देखिए
तो ये हो जाएगा MgO। ठीक है, बैलेंस कर लें इसको, तो ऑक्सीजन 2 है, मैग्नीशियम 1 है, यहां ऑक्सीजन 1 है, तो यहां हम 2 कर दें, यहां 2 कर दें। ठीक है, तो अब देखिए कितना अंतर हो गया। मैग्नीशियम यहां हमको कुछ पता नहीं है कि कितने नंबर में है, यहां पता है 2 यूनिट में है। ऑक्सीजन नहीं पता कैसा है, लेकिन यहां पता है कि ऑक्सीजन का एक अणु है। ठीक है, मैग्नीशियम कितने यूनिट बन रहा है, कितनी संख्या में बन रहा है, यह हमें नहीं मालूम, यहां पता है कितना, 2 की संख्या में। तो रासायनिक अपक्रिया को लिखने का जो मेन कंडीशन है वो है सिंबल टाइप का। ठीक है, अगर सिंबल में हम लिखते हैं रासायनिक अपक्रिया को, तो उससे हमको चीजों को ऑब्जर्व करने का और चीजों को अध्ययन करने का ज्यादा फायदा मिलता है। ठीक है, आप देखते हैं रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। ठीक है, इससे पहले रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, रासायनिक अपक्रिया को लिखते कैसे हैं, उसको देखा। अब देखते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन मीन्स कि जो अपक्रिया है वो कितने तरह की हो सकती है, इसको देखना है हमें। तो सबसे पहली अपक्रिया जो है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, यानी कि संयोजन अपक्रिया। आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा योगज अपक्रिया भी, तो संयोजन को ही योगज बोलते हैं, या कहीं कहीं आपको संकलन अपक्रिया भी मिल जाएगी, संकलन भी बोलते हैं, या आपको योगात्मक अपक्रिया कहीं कहीं लिखी हुई मिल जाएगी। तो ये जितने हैं सब एक ही हैं, चाहे वो संकलन हो, चाहे योगज हो, ठीक है, और चाहे योगात्मक हो, चाहे संयोजन हो, इनको सबको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, बहुत ही सिंपल ट्रिक में आप समझिए। देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो हम बाएं तरफ लिखते हैं वहां अभिकारक लिखते हैं, और दाहिने तरफ जहां लिखते हैं उसको उत्पाद कहते हैं। आइए इससे देखते हैं डिफिनेशन को। देखिए, संयोजन अपक्रिया ऐसी अपक्रिया है कि जिसमें, ध्यान रखें, जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, ठीक है, अभिकारक जो रिएक्टेंट हैं, जो रिएक्टेंट हैं ये कितने हों, 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक, और ये क्या बनाए, सिंगल प्रोडक्ट, एकल उत्पाद। ठीक है, यानी कि अभिकारक बनाता क्या है, उत्पाद, लेकिन ये कैसा हो, एकल हो, अर्थात सिंगल। ठीक है, यानी कि इधर से जैसे आप 2 रुपए, 1-1 रुपए का 2 सिक्का आपके पास है, और फिर किसी दुकानदार को दोनों सिक्का दे करके आप एक सिक्का ले लो 2 रुपए का, तो आपके दोनों रुपए क्या हो गए, ऐड हो गए। ठीक है, ऐसे ही क्या कर सकते हो आप, 10 सिक्के ले सकते हो 1-1 रुपए के, और 10 का एक नोट ले सकते हो, तो 2 से अधिक हो गया। सिक्के आपके कितने हो गए, 2 से अधिक 10 हो गए, लेकिन नोट कितना मिला आपको, 1। ठीक इसी तरीके से रिएक्शन में भी होता है कि जो हमारे अभिकारक हैं, रिएक्टेंट हैं, वो 2 या 2 से अधिक हो, 2 या 2 से अधिक हो, लेकिन जो हमें प्रोडक्ट मिले वो सिर्फ और सिर्फ एकल मिले, सिंगल प्रोडक्ट मिले, उसको हम क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन को जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन को यहां सॉलिड फॉर्म में लेते हैं और ऑक्सीजन को गैसियस फॉर्म में, और ये क्या बन जाता है, गैसी बन जाता है। इस तरीके का रिएक्शन लिखा हुआ आपको मिलता होगा। तो ये सॉलिड है, गैस है, गैस है, ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है कि किस अवस्था में है। ठीक है, हम द्रव में ले रहे हैं या
ठोस में ले रहे हैं या गैस में ले रहे हैं, तो इससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि यस जी ए क्यू ये क्या है। ए क्यू लिखा रहता है एक्वस यानी कि जलीय विलयन है, ठीक है। और चलिए देखिए सल्फर को आप ले लें, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी, ठीक बात है। आप कैल्शियम ऑक्साइड को ले लें और वाटर के साथ आप रिएक्शन करवाएं तो आपको मिलेगा CaOH का होल ट्वाइस। वो क्या हुआ है, बिना बुझा चूना है, ये क्या है, बिना बुझा चूना, आप सब जानते हैं इसको क्विक लाइम बोलते हैं, ठीक है। ये वाटर है हमारा, ये क्या है, ये बुझा हुआ चूना है, ठीक है। ये क्या है, बुझा हुआ चूना है, और बुझे हुए चूने को हम स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां हुआ क्या, कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ में या वाटर के साथ में रिएक्ट करके क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, लेकिन इसमें एक चीज हम देखें, इसमें हमें हीट भी मिलेगी, ऊष्मा मिलेगी, नहीं मिलेगी, हीट, क्योंकि जब चूने को पानी में डालते हैं तो अपने आप गर्म हो जाता है। कार्बन को या कोयले को जब हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तब भी हमें ऊष्मा मिलती है, गर्मी मिलती है, बहुत सारा काम हम कोयले से करते हैं उसको जला करके, ठीक है। तो यहां अब इस रिएक्शन के साथ साथ मैं एक चीज और बता दूं आपको कि पहली चीज तो ये आप देख ही लिए कि ये दो या दो से अधिक अभिकारक हैं मिलकर के एक ही प्रोडक्ट बना रहे, सारे देखिए सब एक प्रोडक्ट है, सारे एक प्रोडक्ट है, ठीक। लेकिन जहां नोट यहां मैं करवा दूं इसी में, जब ऊष्मा क्या हो, निकले, ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती हो या निकलती हो, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्माक्षेपी, ठीक है, यानी कि एक्सोथर्मिक। रिएक्शन कहलाती है, ठीक है, यानी कि जिस अपक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। तो आप देखें, अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें ऊष्माक्षेपी को, तो आप ये दोनों अपक्रिया को ले सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कभी भी कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण आप बताएं, तो आप कोयले को ऑक्सीजन के साथ जला करके भी आप ऊष्मा ले सकते हो। आप कैल्शियम ऑक्साइड को या क्विक लाइम को आप क्या कर सकते हैं, जब आप स्लैग्ड लाइम बनाए यानी कि जब वाटर में डालेंगे तब भी वहां हमें हीट मिलेगी। तो ये रिएक्शन ऊष्माक्षेपी रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी अपक्रिया भी कहलाती है, ठीक है। क्लियर हो गया बात। दूसरा टाइप देखते हैं रासायनिक अपक्रिया का, वियोजन अपक्रिया। इसको अपघटन अपक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डीकंपोजिशन रिएक्शन है क्या, तो देखिए सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं कि जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो लेफ्ट साइड में अभिकारक को लेते हैं और राइट साइड में क्या लेते हैं, उत्पाद को लेते हैं, प्रोडक्ट को लेते हैं, ठीक है। अब यहां अभिकारक कैसा हो, ध्यान रखिए, एक अभिकारक की संख्या कितनी हो, एक हो, और उत्पाद कितने बने, दो या दो से अधिक। समझ लीजिए बात को, संयोजन अपक्रिया का बिल्कुल अपोजिट। ऐसी अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक उत्पाद के रूप में दो या दो से अधिक उत्पाद देते हो, ठीक है।
वो कौन सी अपक्रिया कहलाएगी? वियोजन अपक्रिया कहलाएगी। ठीक है, चलिए रिएक्शन को लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। सबसे पहली चीज आप देखें FeSO4, फेरस सल्फेट को अगर आप देख लें तो फेरस सल्फेट जब ये टूटेगा तो बनेगा Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस SO3। ठीक बात है, इसको बैलेंस कर लिया जाए, यहां 4 कर दें, यहां 2 2 और फिर 2। ठीक है, ये हो गया बैलेंस। ध्यान रखें, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मेरे स्पेशल वीडियो मिलेंगे आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बहुत बेहतरीन ट्रिक से आप किसी भी रिएक्शन को, चाहे नॉर्मल से नॉर्मल हो या टफ से टफ रिएक्शन हो, आप दन दनादन बिल्कुल एक एक रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे और खेल खेल में आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, चलिए तो अब यहां आप देखें हमारे पास कितना रिएक्टेंट है? एक रिएक्टेंट है, ओनली सिंगल रिएक्टेंट है। उत्पाद कितने बन रहे हैं? 1 2 3, यानी कि 2 से अधिक। कितने उत्पाद बन रहे हैं? 2 से अधिक। तो वही कहा ना कि अभिकारक एक हो, उत्पाद कितने बने? 2 या 2 से अधिक। क्या होगा? वियोजन। चलिए अगला रिएक्शन लेते हैं, CaCO3, इसको डिएसोसिएट करेंगे यानी कि डिकम्पोज करेंगे। ध्यान रखें एक चीज कि किसी भी रिएक्शन में हमको डिकम्पोज करने के लिए उसको हीट देना पड़ेगा, ऊष्मा देनी पड़ेगी। ठीक है, और एक चीज और है, कोई जरूरी भी नहीं कि केवल ऊष्मा ही देनी पड़ जाए। वियोजन के लिए हमको ताप देना पड़ सकता है, दाब देना पड़ सकता है, उत्प्रेरक के इस्तेमाल से ही हम भी वियोजित कर सकते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन, उसके सांद्रता के परिवर्तन से भी ये वियोजित हो सकते हैं। तो वियोजन के लिए बहुत सारे प्रोसेस है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, उत्प्रेरक है, सांद्रता है, ये सारी चीजें। यहां हम हीट दे रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? ये लाइमस्टोन है, यानी कि चूना पत्थर। ठीक है, इसको जब हम रिएक्शन में चेंज करेंगे तो ये CaO और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये सॉलिड फॉर्म में बनेगा और ये गैस फॉर्म में रहेगा, और ये किस फॉर्म में रहेगा? सॉलिड फॉर्म में रहेगा। ये कहीं कहीं मैं लिख देता हूं ताकि आपको अंदाजा रहे कि सॉलिड है, गैस है, इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा हमको। सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी से ही हैं। देख ले फिर से, अभिकारक 1 की संख्या में और उत्पाद 2 की संख्या में। ठीक बात है ना? अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल को ले लेते हैं। देखिए, आप इसका उपयोग भी देखे होंगे, जैसे आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे तब ये चीजें प्रोसेस में थी, अब तो हट गई, डिजिटल व्यवस्था हो गई। क्या होता था, जब ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स में फोटो नहीं बनती थी, ब्लैक एंड व्हाइट में जब फोटो बनती थी तब इस रिएक्शन का उपयोग वहां होता था। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को ले रहे हैं, यहां सिल्वर अलग हो जा रहा है और क्लोराइड अलग हो जा रहा है। राइट बात है ना? एकल अभिकारक, एक अभिकारक, उत्पाद 2। ठीक है, तो ये भी है एग्जाम्पल किसका? वियोजन अपक्रिया का। ठीक है, और देख लें, AgBr को देख लें, तो ये भी Ag और प्लस Br ऐसे बनाएंगे क्योंकि ये हैलोजन परिवार के तत्व हैं दोनों। यहां बैलेंस आप कर लें, 2Ag, यहां 2Ag कर दें, यहां भी 2Ag और यहां भी 2Ag। ठीक है, चलिए और रिएक्शन को देखते हैं। PbNO3, NO3 का होल ट्वाइस, इन सबको क्या करते हैं? हीट करते हैं। ये सिंबल हीट का है। ठीक है,
अब जब हीट करते हैं इसको तो PbO लेड ऑक्साइड ये अलग हो जाएगा, ठीक है, और प्लस NO2 और प्लस O2, ठीक है। इसको बैलेंस कर दें 2 2 4, ठीक है। इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाएगा बैलेंस। तो ये कुछ रिएक्शन देखे हमने जो क्या करते थे, एकल नंबर में होकर के जब प्रोडक्ट बनाते थे तो 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनाते थे, वियोजन अपक्रिया कहलाती थी, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इंग्लिश है इसकी, ठीक है। विस्थापन अपक्रिया थोड़ा अब अलग हटके है, समझना है हमको कि इसमें क्या होता है कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं वो अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देते हैं। सपोज दैट, देखिए जैसे A और B और C इस तरीके से 2 अभिकारक हैं, ठीक है। इनको हम क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। तो जब रिएक्शन कराएंगे तो जो A है ये ज्यादा एक्टिव है, ये ज्यादा एक्टिव है, ठीक है, ये अधिक सक्रिय है, और ये B जो है ये कम सक्रिय है, ऐसे समझे आप। तो A क्या करेगा, B C से B को हटा देगा और B की जगह स्वयं जाके जुड़ जाएगा। B को हटा देगा और B की जगह स्वयं जाके जुड़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा AC और प्लस B निकल जाएगा बाहर। बात आ गई समझ में ना, कि ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय तत्व या धातु अपने से कम सक्रिय धातु को क्या कर दें, विस्थापित कर दें, विस्थापित कर दें, तभी तो अपक्रिया क्या बनेगी, विस्थापन अपक्रिया। तो यहां क्या कर देता है, ये विस्थापित कर देता है, ठीक है। चलिए रिएक्शन को लिखते हैं। जैसे आप ले लें आयरन और कॉपर सल्फेट को ले लेते हैं, ठीक है। आयरन मोर एक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, क्यों? आप देखिए ये सक्रियता श्रेणी मैंने बना दी है। सक्रियता श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर सक्रियता घटती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो आप देखें आयरन और कॉपर की बात करें हम, तो आयरन कहां मिलेगा आपको, ठीक है, ये आयरन है, और आयरन के बाद और नीचे जाएंगे हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद तब आपको मिलेगा कॉपर। तो आयरन ज्यादा एक्टिव है किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में। तो ये आयरन कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, और खुद उसकी जगह आ जाएगा। तो यहां हो जाएगा FeSO4, जो कॉपर सल्फेट था अब बन गया फेरस सल्फेट, और कॉपर निकल गया, ठीक है। और रिएक्शन को देखते हैं, जिंक को ले लें, और वो भी किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। जिंक को लेंगे जब कॉपर सल्फेट के साथ में, तब भी वही चीज होगी, जिंक हटा देगा कॉपर को, ZnSO4 हो जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा, है नहीं। जिंक को भी आप देख लीजिए, कॉपर से ऊपर है, जिंक है, फिर आयरन है, फिर लेड है, फिर हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है, ठीक है। दूसरी चीज लेड को ले लो, ठीक है, और CuCl2, ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड को ले रहे हैं। लेड यहां है, कॉपर से ऊपर हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन से ऊपर लेड है, तो इसका मतलब कॉपर से ज्यादा मोर एक्टिव है, तो लेड कॉपर को हटा देगा, और ये हो जाएगा PbCl2, और कॉपर अलग हो जाएगा। पता कि समझ में ना। चलिए ये सारे सब एक्वस फॉर्म में रहेंगे, ध्यान रखिएगा। एक्वस का मतलब जलीय, और ये सब सॉलिड रहेंगे, और जब इधर बनेंगे तो ये एक्वस हो जाएंगे, जलीय हो जाएंगे ये सब,
और ये सारे सॉलिड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गए विस्थापन अपक्रिया की। अब देखते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, देखिए द्विविस्थापन अपक्रिया अंग्रेजी में बताया मैंने आपको, क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कैसे होते हैं तो ध्यान रखिए, इसकी छोटी सी डिफिनेशन है। ऐसी अपक्रिया जिसमें दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो जाए। ध्यान रखें कि जो रिएक्टेंट्स हम लेते हैं उनके जो आयन हैं वो आयन क्या हो जाए, आपस में चेंज हो जाए। ठीक है, तो वो अपक्रिया क्या कहलाएगी, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। बहुत ही सिंपल तरीके से है कि जब कभी भी ऐसे रिएक्शन हो कि जहां उनके आयन रिएक्टेंट्स के बदल जाएं, तो वो क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझिए बात को, जैसे ए और ए के साथ में बी। ठीक है, ये एक अभिकारक हो गया, प्लस आप देखें एक है सी और सी के साथ में है डी, सी के साथ में डी। बहुत सिंपल वे में आप समझिए। तो इसमें हम कर क्या सकते हैं, जो हमारी थ्योरी कहती है कि इनके आयनों का आदान प्रदान हो जाए। आयनों का आदान प्रदान मीन्स डी चला जाए किसके पास, ए के पास, समझिए, और बी आ जाए किसके पास, सी के पास। चेंज हो गए, नहीं चेंज हो गए, डी ए के पास या ए डी के पास, दोनों में से कुछ भी, ए डी के पास या डी ए के पास, बी सी के पास या सी बी के पास। कैसे, देखिए यहां बन जाएगा ए और ध्यान रखें डी, ए डी हो गया, राइट। फिर सी, सी के साथ कौन गया, बी, सी के साथ कौन गया, बी। समझ के बात को ना बहुत अच्छे से, कि जब क्या हो, दोनों अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान हो जाए। ठीक है, यानी कि जैसे दो लोग हैं, हमारे पॉकेट के पैसे उनके पॉकेट में, उनके पॉकेट के पैसे हमारे पॉकेट में, बैलेंस के हिसाब से। ठीक उसी तरीके से चलिए अब रिएक्शन को देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। सोडियम सल्फेट को ले लें और बेरियम क्लोराइड को ले लें। ध्यान रखें, तो मैं यहां अगर आप कहें तो उसी हिसाब से इसको बना दूं ताकि आपके लिए ज्यादा समझ में आ जाए। ये Na2, Na2A, B ब्लैक का SO4, ठीक है। Ba इसको क्या है, C है, ये मान लीजिए B, ठीक है। और Cl2 क्या है, D, Cl2। अब आप बताएं, देखिए इसको ऊपर कलर का कॉम्बिनेशन लगाएं, फिर मेथड ऑटोमेटिक आपके समझ में आ जाएगा। देखें ए के साथ कौन जा रहा है, ए कौन है, Na2, तो D जा रहा है D यानी कि Cl, तो Na के साथ Cl जाएगा तो ये बनाएगा NaCl। क्या बनाएगा, NaCl। दो Cl है, दो Na है, इसको आप बैलेंस कर सकते हो, ये बना लेगा Na
Cl, ठीक है, यानी कि Cl ये हो गया है नहीं, और प्लस क्या बनाएगा, बेरियम के पास कौन आएगा, सल्फेट आएगा, ठीक है, बेरियम के पास सल्फेट आएगा, यानी कि बेरियम हो गया, और सल्फेट आएगा इसके साथ लो ऐड हो गया, हो गई बात, नहीं हो गई, ठीक है। तो ये इस तरीके की अपक्रिया को हम कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया, यानी कि दोनों अभिकारकों के आयनों का क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए एक दूसरे पर, ठीक है। और कुछ रिएक्शन को देख लेते हैं। अब तो आपके समझ में आ ही गया होगा। अब एक रिएक्शन हम लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट से लेकर के AgNO3 को लेते हैं, और AgNO3 के बाद NaCl लेते हैं, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे होगा क्या, Cl जाएगा Ag के पास, AgCl सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा, और क्या बनेगा, NaNO3 के पास, यानी कि NaNO3, ठीक है। क्लियर हो गया ना कि AgCl के पास और NaNO3 के पास में, क्लियर है। अब यहां मैं एक चीज और बता दूं आपको कि आप कहीं कहीं देखेंगे कि अवक्षेपण अपक्रिया किसे कहते हैं, ये भी एक टॉपिक आपको मिलेगा। तो अवक्षेपण अपक्रिया का मतलब ऐसी अपक्रिया जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट मिले जो अविलेय हो, इनसॉल्युबल हो, घुले ना, ठीक है। जैसे ये DaSO4 ये प्रेसिपिटेट है, इसी को हम क्या कहते हैं, अवक्षेप। इसको जब आप छानोगे तो ये छनेगा नहीं और ना ये घुलेगा किसी में, ठीक है। इसी तरीके से यहां AgCl है, ये भी क्या है, ये भी अवक्षेप है, और ये किस रंग में प्राप्त होते हैं, सफेद, ठीक है। यहां मिलेंगे हमको ये व्हाइट प्रेसिपिटेट, कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा ऐसे PPT, जिसको प्रेसिपिटेट कहते हैं, अवक्षेप। तो अवक्षेप समझ गए ना कि ऐसी अपक्रिया जिसमें अविलेय उत्पाद मिले, अविलेय, अघुलनशील, ठीक है। ये भी अघुलनशील है और ये भी अघुलनशील है, ठीक। तो द्विविस्थापन अपक्रिया भी मैंने आपको बता दिया, और घुलनशील और अघुलनशील टाइप से भी बता दिया। घुलनशील जो होंगे वो घुल जाएंगे, और जो अघुलनशील होंगे वो अवक्षेप कहलाएंगे, ठीक है। उसी को हम कहेंगे प्रेसिपिटेट, और जिस भी अपक्रिया में वो अवक्षेप बनेंगे वो अपक्रिया अवक्षेपण अपक्रिया भी कहलाती है। तो ये अपक्रिया द्विविस्थापन अपक्रिया भी है और अवक्षेपण अपक्रिया भी। अब अगला टॉपिक रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में है उपचयन एवं अपचयन अपक्रिया। उपचयन को ध्यान रखें कि ऑक्सीकरण भी कहते हैं, उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, राइट। चलिए तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले चाहे उपचयन कहें चाहे ऑक्सीकरण कहें, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा कि ऑक्सीकरण आखिर है क्या। ऑक्सीकरण बहुत सिंपल तरीके से अगर हम देखना चाहें तो ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। देखिए ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऑक्सीजन में क्या हो रही हो, वृद्धि, या आप इस तरीके से लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा।
ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही हो, या ऑक्सीजन क्या कर रहे हो, गेन कर रहे हो, बढ़ रहे हो, कहीं किसी प्रोसेस में अपक्रिया के दौरान जब उत्पाद बन रहा हो तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो, तो जिस भी एलिमेंट में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही होगी वहां ऑक्सीडेशन होगा। या दूसरा स्टेप, हाइड्रोजन में कमी, क्या होगा, हाइड्रोजन में कमी यानी कि लॉस। हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तब भी ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है तब भी ऑक्सीडेशन है। आइए एग्जाम्पल को लेते हैं। कोयले को जलाया, क्या बन गया, CO2। अब आप बताएं, कार्बन में उत्पाद के दौरान ऑक्सीजन बढ़ रहा है, ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है नहीं हो रहा है, यहां देखें तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीकरण है। ठीक बात समझ गए ना। ऐसे ही जितने भी रिएक्शन होंगे, MgO2, ये सारे रिएक्शन कौन से रिएक्शन थे, अभी पढ़ा करके आए हैं आपको, कौन से, संयोजन अपक्रिया, योगज अपक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां भी आप देखें MgO, ठीक है, 2 नंबर में यहां भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन का रिएक्शन, तो हाइड्रोजन में बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, H2O में ऑक्सीजन बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, तो ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो ये भी कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन गेन कर जाए या हाइड्रोजन लूज कर जाए तो वो होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब है रिडक्शन यानी कि अपचयन। तो रिडक्शन तो बहुत आसान है, बिल्कुल उसी का अपोजिट कर दीजिए। ऑक्सीजन में कमी हो जाए यानी कि ऑक्सीजन लॉस कर जाए, ठीक, और हाइड्रोजन क्या कर जाए, गेन कर जाए। हाइड्रोजन में वृद्धि हो जाए, लो, सिंपल सी बात। तो वो अपक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन अपक्रिया, यानी कि ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में कमी या हाइड्रोजन में वृद्धि हो, कब, उत्पाद बनने के दौरान। जब उत्पाद बन जाए तो उत्पाद में ऑक्सीजन में कमी या हाइड्रोजन में वृद्धि, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। जैसे जिंक ऑक्साइड को ले ले, कार्बन के साथ रिएक्शन कराएं इसका, तो जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अब ध्यान दें यहां हुआ क्या, ऑक्सीजन हट गया, यहां से यहां तक अगर जिंक में देखें तो ऑक्सीजन में कमी हो गई। तो ऑक्सीजन में कमी हो गई तो यहां क्या हो गया, यहां अपचयन हो गया। क्या हो गया, अपचयन, राइट। फिर और रिएक्शन अगर आप देखें तो PbO है और +C कार्बन के साथ इसका भी रिएक्शन है, ठीक है। तो यहां Pb अलग हो जाएगा और ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां भी लेड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दौरान ऑक्सीजन में कमी हो रही है, तो ऑक्सीजन में कमी ही क्या है, अपचयन है। ठीक है, चलिए अब इसको कंबाइन देखते हैं। कंबाइन में क्या देखेंगे हम कि दोनों अपक्रियाओं को एक साथ देखेंगे, यानी कि जहां दोनों अपक्रियाएं एक साथ होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। तो जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उस अपक्रिया को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। इसको आप हिंदी में भी रेडॉक्स कहेंगे और अंग्रेजी में भी
रेडॉक्स बोलेंगे, या रेडॉक्स को आप उपचयन एवं अपचयन अपक्रिया एक साथ बोल सकते हो, या ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया भी बोल सकते हो। मैंने बता दिया पहले ही, फिर एक बार देख लो। ऐसी अपक्रिया जिसमें दोनों चीजें हो, यानी कि ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, क्या कहलाएगी? वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। कैसे? देखिए, जैसे CuO को हम, जब ये ब्लैक कोटिंग होती है इसमें काली परत के ऊपर, यानी कि CuO के काली परत के ऊपर जब हम हाइड्रोजन गैस फ्लो करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो आप देखें कि आपको कॉपर अलग मिल जाएगा और H2O अलग मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉपर अलग मिल रहा है, H2O अलग मिल रहा है। अब हम चलते हैं आपके उस पुराने वाले टॉपिक पर जहां मैंने आपको ऑक्सीकरण और अपचयन अलग अलग पढ़ाया कि ऑक्सीजन में वृद्धि या हाइड्रोजन में कमी, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन में कमी या हाइड्रोजन में वृद्धि, अपचयन। चलिए देखते हैं, कॉपर की यहां से यहां तक की स्थिति की चर्चा करते हैं पहले। तो अब आप हमें बताएं कि कॉपर के पास यहां ऑक्सीजन था, यहां ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन में क्या हुआ? ऑक्सीजन में क्या हुआ? कमी हुई। ऑक्सीजन की क्या हुई? यहां कमी हो गई, लूज हो गया। तो ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाएगी? कौन सी अपक्रिया कहलाएगी? अपचयन। क्या कहलाएगी? अपचयन। यानी कि कॉपर का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करें हाइड्रोजन से लेकर के H2O। तो हाइड्रोजन से H2O में आप देखें कि यहां ऑक्सीजन नहीं था, यहां इसके पास ऑक्सीजन आ गया। तो यहां ऑक्सीजन में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, यानी कि ऑक्सीजन बढ़ रहा है। तो ऑक्सीजन में वृद्धि, ये कौन सी अपक्रिया है? ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ऐसी अपक्रिया जहां अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों हो, वो अपक्रिया कौन सी अपक्रिया? रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए एक उदाहरण और लिखते हैं। अभी अभी लिखा गया था, वहां मैंने केवल आपको अपचयन समझाया था। अब इस रिएक्शन में मैं आपको दोनों चीजें समझाऊंगा। ठीक है, जिंक कार्बन के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा? जिंक अलग हो जाएगा और ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। अब जिंक की यहां से यहां तक की व्यवस्था अगर आप देखें तो ऑक्सीजन में कमी हो रही है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन में कमी है, तो ये क्या है? अपचयन। ठीक, कार्बन को देखें अगर आप यहां से यहां तक, तो ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, ये क्या है? ऑक्सीकरण। क्या है? ऑक्सीकरण। समझ गए ना? और ये रिएक्शन भी कौन सा रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, MnO2 और HCl को। जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो इसके रिएक्शन में जो है MnCl2 प्लस H2O और प्लस Cl2 बनेगा। इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लें। ये चीज ठीक है, देखिए बैलेंस, ये बैलेंस हो गया।
ऑक्सीजन 2, 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 4, 4 हाइड्रोजन, क्लोरीन 2 और 2 4, क्लोरीन भी 4, मैग्नीज कितना 1 और ऑक्सीजन 2। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि अगर हम यहां देखें मैग्नीज की, यहां से यहां तक की बात करें तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है। तो ऑक्सीजन की कमी के लिए यहां जो हो रहा है वो कौन सा प्रोसेस हो रहा है, अपचयन हो रहा है। हाइड्रोजन के साथ में यहां देखें ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो यहां कौन सी प्रोसेस हो रही है, कौन सी प्रोसेस हो रही है? अरे भाई, हाइड्रोजन घटेगा या ऑक्सीजन बढ़ेगा तभी तो ऑक्सीडेशन होगा। तो ये ऑक्सीकरण हो रहा है यहां, और यहां अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो यहां आप लिख दें कि ये अपचयन है। लिखने की प्रोसेस मैंने बताई थी कि आप लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन में क्या हो गई, कमी हो गई, ऑक्सीजन में कमी है, इसीलिए ये क्या है, अपचयन है। यहां ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तब ये क्या है, ऑक्सीडेशन है, यानी कि ऑक्सीकरण है, इसको उपचयन बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को शो करते हैं। अधिकतर रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों शो करते हैं। चलिए अब इसी सीक्वेंस में मैं आपको ऊष्मा छिपी और ऊष्मा शोषी अपक्रिया के बारे में बता दूं। अभी चर्चा थोड़ी समय पहले ऊष्मा छिपी की मैंने की थी, जिसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो ऊष्मा छिपी अपक्रिया होती है। ठीक है, और इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो फटाफट इसको देख लेते हैं कि ऊष्मा छिपी ऊष्मा शोषी क्या होता है। ऊष्मा शोषी के बारे में चर्चा नहीं हुई थी। ऊष्मा छिपी को मैंने बताया था क्या, कि वो अपक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती हो, रिलीज होती हो। ठीक है, वो अपक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती हो। कौन सी अपक्रिया है, ऊष्मा छिपी। और यहां सीधा उसका उल्टा अपोजिट, यानी कि वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती हो। ठीक है, यानी कि ऊष्मा ली जाती हो। ठीक है, समझ गए ना? जिसमें ऊष्मा मुक्त होगी ऊष्मा छिपी, जिसमें ऊष्मा अवशोषित होगी ऊष्मा शोषी। यानी कि इसमें जो एनर्जी है, हीट है, वो हीट क्या है, हीट वो आउटपुट है। आप समझ लीजिए, बहुत सिंपल सी बात, यानी कि हीट निकलती है। और यहां हीट की बात करें तो वो इनपुट है। ठीक है, हीट को यहां इनपुट करना पड़ता है, ऊष्मा छिपी में हीट आउटपुट होती है। रिएक्शन जैसे देख लें, जैसे क्या करते हैं, बिना बुझे हुए चूने को जब हम वाटर के साथ ऐड करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, और उसके बाद में क्या बनेगा, ऊष्मा, हीट बनेगी। ये एडिशन रिएक्शन या जो है कंपोजिशन रिएक्शन है, संयोजन अपक्रिया है। और वहां भी मैंने आपको बताया था कि ऊष्मा यहां निकलती है। ठीक है, क्या करें आप कार्बन को या कोयले को ले लें, ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में इसको जला दें तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और प्लस क्या मिलेगी हमको, ऊष्मा मिलेगी। तो ये ऊष्मा छिपी के एग्जाम्पल हो गए जहां ऊष्मा हमें मिलती है। ठीक है, यहां देखें, बात करें हम तो यहां जो भी अपक्रिया, जैसे CaCO3 हम क्या कर रहे थे, वियोजित कर रहे थे, डिकम्पोज कर रहे थे इसको। तो इसमें हुआ क्या कि CaO बना और CO2 बना। तो इसको हम हीट कर रहे थे, ध्यान रखिए, इसको हम क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे, ऊष्मा दे रहे थे, इसलिए ये क्या है, ऊष्मा शोषी है। ठीक है, एग्जाम्पल है। ठीक, और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जहां हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। ठीक है, AgCl को ले लें,
इसको जब हम हीट करेंगे, ये हीट का सिंबल है, तो Ag अलग हो जाएगा, एक ही तरीके का बना दें, ठीक है, और प्लस Cl2, इसको 2 नंबर में कर लें, ये बैलेंस हो जाएगा। तो जहां जिस रिएक्शन में हमको एनर्जी इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, इनपुट करनी पड़ेगी, वो एंडोथर्मिक होगा, ठीक है, और जहां एनर्जी रिलीज होगी, निकलेगी, हमें अपने आप मिलेगी, वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है। यहां एनर्जी के यानी कि हीट के रूप में क्या देते हैं हम, सनलाइट देते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया ऊष्मा छिपी और ऊष्मा शोषी। अब देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, आइए क्या है, संक्षारण और विकृत गंधिता, यानी कि कोरोजन और रैसिडिटी। तो एक एक करके देखते हैं। संक्षारण की डिफिनेशन पहले देख लें। जब धातु अपने आसपास नमी, अम्ल आदि के संपर्क में आती हैं तब संक्षारित हो जाती हैं, यानी कि वो अलग फॉर्म में चेंज होने लगती है। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूं। और जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसी को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप देखें कि जो आयरन है, लोहा, ठीक है, मैं सीधा सीधा बहुत सिंपल बात में बता दूं, लोहे में क्या मिल जाए, नमी मिल जाए और ऑक्सीजन मिल जाए, तो क्या होती है, लोहे पर जंग लग जाता है, जंग लगना, ठीक है। आप चांदी को देखें, Ag जो चांदी है, चांदी सल्फर के संपर्क में आती है जब, तो ये कैसी होने लगती है, ये ब्लैक होने लगती है, यानी कि चांदी का काला पड़ना, ठीक है। ये भी संक्षारण का एक उदाहरण है। आप कॉपर को ले लें, ये कार्बन डाइऑक्साइड और नमी के, मॉइस्चर के संपर्क में आएगी, मॉइस्चर की जगह H2O भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ये मैं यहां लिख दूं Ag, ये सल्फर, ठीक है। तो जब ये नमी के संपर्क में आएंगी तो ये क्या हो जाएंगी, ये भी एक चेंज ग्रीन कलर की हो जाएंगी, ठीक है। कैसी हो जाएंगी, यानी कि जो कॉपर है आपका, यानी कि तांबा, वो भी ग्रीन दिखने लगेगा, लेकिन ग्रे ग्रीन दिखने लगेगा। ध्यान रखें कि उस पे जैसे शैवाल की परत ना चढ़ जाए, हरी टाइप की थोड़ी सी दिखने लगे, वैसे आपको दिखने लगेगा। तो ये सब करते क्या है, ये नुकसान पहुंचाते हैं मेटल्स को। जो संक्षारण की प्रक्रिया होती है, ये मेटल्स को नुकसान पहुंचाते हैं और धीरे धीरे हमारे मेटल्स नष्ट हो जाते हैं। बहुत सारे प्रोसेस हैं जिनसे इनको रोका जा सकता है, इसको आगे आने वाले चैप्टरों में हम पढ़ेंगे। यहां बस इतनी चीज आपको जाननी है कि संक्षारण है क्या। तो आपने जान लिया कि जब कोई धातु अम्ल या नमी के संपर्क में आती है तो उसमें उसके क्षति का, यानी कि उसके नष्ट होने का धीरे धीरे प्रक्रम शुरू हो जाता है, और उसके नष्ट होने का प्रक्रम ही क्या है, संक्षारण है, ठीक है। जैसे सपोज दैट, कुछ एग्जांपल। अब बात करते हैं रैंसिडिटी की। विकृत गंधिता क्या है? तो विकृत गंधिता एक ऐसी चीज है कि जब हम कोई प्रोडक्ट खाने वाला बाजार में खरीदते हैं, वही प्रोडक्ट कुछ दिन पहले जब उसको हम यूज करते हैं तो स्वाद में दूसरे तरीके का लगता है। आफ्टर सम टाइम उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो टेस्ट का बदल जाना ही खास करके किसमें, जो तैलीय पदार्थ होते हैं, ऑयली फूड जो होते हैं, वो क्या होते हैं कि अपने टेस्ट को चेंज कर देते हैं। टेस्ट को चेंज करना ही है रैंसिडिटी, विकृत गंधिता। देखिए पढ़ते हैं, तैलीय खाद्ययुक्त सामग्री को लंबे समय तक रखने पर उसके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं, जिससे वो विकृत गंधी हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं, यानी कि प्रोसेस को विकृत गंधिता कहते हैं। कैसे बदल जाता है कि उसमें मुख्य कारण क्या होता है इसका मैं आपको बता दूं। पहले जो रैंसिडिटी का मुख्य कारण है वो है ऑक्सीकरण। क्या है? रैंसिडिटी होने का मुख्य कारण है ऑक्सीडेशन। जब पदार्थ जो है भरे रहते हैं, किसी बर्तन में रखे हैं या किसी पैकेट में बंद हैं, तो जब उसमें ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा
तो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के कारण यानी कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन या क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन या रेशियो ऑफ ऑक्सीजन बढ़ने लगेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया नहीं कि ऑक्सीजन का बढ़ना ही ऑक्सीडेशन है। तो जब वो ऑक्सीडेशन करने लगेंगे वायु के संपर्क में आकर के, तो वो खराब होने लगेंगे। ठीक है, करते क्या है हम कि आपने देखा होगा सारे लोग बड़े मजे से खाते हैं भाई, इसके बगैर तो दिन का नाश्ता बेकार, मिलना चाहिए इसको चिप्स। ठीक है, ये खराब हो जाते हैं। तो इनको खराब होने से बचाने के लिए आपका जो पैकेट होता है खूब फूला रहता है। आप 10 रुपए का 20 रुपए का पैकेट खरीदते हो, थोड़ा सा चिप्स और उसका 4 गुना हवा। बड़ा गुस्सा आता है कि भाई इतनी हवा फैक्ट्री वाले भर देते हैं, हवा बेचते हैं या चिप्स बेचते हैं। दरअसल उसका मेन रीजन ये होता है कि चिप्स में से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को निकाल देते हैं, O2 को निकाल देते हैं। भाई O2 ही रहेगा तभी तो ऑक्सीडेशन करेगा। O2 को निकाल कर क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन। ठीक है, अब जब नाइट्रोजन भर देते हैं तो वहां ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ऑक्सीजन ये तीव्र ऑक्सीकारक है, समझे बात आप, यानी कि ये बहुत जल्दी ऑक्सीडेशन करता है। और नाइट्रोजन मंद ऑक्सीकारक है, ये ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को स्लो कर देता है। ठीक है, तो चिप्स की पैकेट फूली हुई नजर इसीलिए आती है कि वो खराब ना हो, ऑक्सीडेशन ना हो। तो अब गुस्सा आना से बंद, राइट, ठीक बात है। तो संक्षारण भी देख लिया हमने, विकृत गंधिता भी देख लिया। संक्षारण को और आने वाले चैप्टर में और भी अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो अब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, वो है समीकरण को बैलेंस करना, इक्वेशन को बैलेंस करना। उसके लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ वीडियो आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये वीडियो जैसा भी लगा होगा आप हमें जरूर बताइएगा, कमेंट भी करिएगा, लाइक करते रहिएगा। मिलते हैं आपको नए वीडियो में, नए ट्रिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।